नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया। केंद्र की आम बजट पर किया कटाक्ष। बोले बजट के 1.5 घंटे के भाषण में नहीं आया हरियाणा का नाम। इस आम बजट में किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा को थी काफी उम्मीदें, लेकिन बजट के बाद हाथ लगी केवल और केवल निराशा। बोले अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच वोट मांगने। साथ ही कहा कि विधानसभा के चुनाव में भी इसका पड़ेगा असर। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बजट सब कुछ अपनी सरकार बचाने के लिए आधारित है। इतने बड़े पैकेज 58,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया है और 15,000 से ज्यादा करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जो चीज जो हरियाणा वासी, जो लोग हरियाणा के ये तवक्को कर रहे थे कि इस बजट के अंदर किसानों के लिए कोई बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, कोई पैकेज दिया जाएगा, कोई मेट्रो की नई लाइन डाली जाएगी, कोई रेलवे की नई लाइन डाली जाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट आएगा जहां बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार युवा जो आज बेचारे सड़कों पे घूमने लग रहे हैं, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई के ऊपर लगाम लगेगी। मैं समझता हूं इन सारे मुद्दों के ऊपर इस बजट के अंदर खास तौर पे हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया गया है, मेरा ये कहना है। सरकार तो इसको जो देसी बजट कह रही है, आम गरीब व्यापारी, क्या किया इन्होंने व्यापारियों के लिए, क्या किया इन्होंने गरीबों के लिए, बता दीजिए। क्या रिलीफ है, क्या मतलब कि कोई समझ तो आए, कोई एग्रीकल्चर मेन चीज इसके ऊपर आ गई है, जो जिसके नाम जमीन नहीं और जो खेत में हल जोत रहा है, जो काश्तकार है, जो मुजाहिरा है, जो वहां पर बेचारा जो कड़कती धूप के अंदर, आंधी तूफान के अंदर खेत में काम कर रहा है, उसके लिए क्या किया है बताओ। कोई रिलीफ दिया हो तो, 1% भी दिया हो तो, कुछ नहीं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या किया है, 2। नंबर 3, लेबर लॉ के अंदर कोई संशोधन किया हो, कोई लेबर, कोई मजदूर जो दिहाड़ी पे काम करता है, उसके मिनिमम वेजेस के अंदर कोई बढ़ोतरी की हो तो बताओ, कहीं नहीं है। हरियाणा के लिए हरियाणा के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि हरियाणा के, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। आपने बिहार को तो दे दिया 58,000 करोड़, आपने आंध्रा को दे दिया, हरियाणा में भी तो चुनाव है। आप देख लेना हरियाणा के रिजल्ट क्या आएंगे। बड़ी भारी उदासी है हरियाणा के लोगों में और हरियाणा वासी बड़े मायूस हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तवक्को कर रहे थे कि रेलवे लाइन नई बिछाई जाएगी और उसको चारों तरफ से उसको कनेक्टिविटी बनेगी। कुछ भी तो नहीं है। नया मेट्रो स्टेशन आएगा, नया मेट्रो जो भादरगढ़ तक सीमित रखा है इन्होंने, भादरगढ़ से आगे रोहतक तक मेट्रो की हमारे तो मैनिफेस्टो में है। हमारी तो सरकार आता ही आप देखना मेट्रो रोहतक तक आएगी। तो इससे, इस बजट से लोगों को निराशा मिली है, कोई इससे कोई रिलीफ नहीं मिला। भाजपा के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल का बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र के आम बजट को जनहितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का जो आम बजट आज पेश किया गया है वो महिलाओं के हित में है, मजदूरों के हित में है, किसानों के हित में है, व्यापारियों के हित में है। बजट में लोगों को काफी कुछ मिला है और लोगों में इस बजट को लेकर उत्साह और खुशी है। देखिए, ये मोदी सरकार 3 नंबर का पहला बजट है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 7वां बजट लगातार पेश किया। ये इस टाइप के काम रेगुलर करने वाले आदमी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार देश की सेवा के लिए दे रही है, और आज आपने बजट में देखा कि उन्होंने हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने का, हर आदमी को कोई ना कोई
सुविधा देने का कार्य किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो महिलाएं हैं, सबके लिए उन्होंने वो काम सोचा कि जिससे उनका जीवन आगे बढ़े और हमारा देश 5 मिलियन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर जाकर, जो मोदी जी का नारा है, जिस प्रकार उन्होंने 10 साल में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लिया, इन 5 सालों में भारत को वो 3रे स्थान पर पहुंचाने का जो उन्होंने गारंटी दी थी, उसकी ओर अग्रसर हुए हैं। मैं इसके लिए मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और भारत की जनता को भी इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी सरकार को चुना जिसने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बजट पेश किया। सर, लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि ये ना किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में, ना व्यापारी के हित में, ये सिर्फ शून्य है। देखिए, अब इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई है, वो किसके हित में है? बीच वाले मिडलमैन के हक में है। किसानों के लिए सुविधाएं दी है, किसके हक में है? तो किसानों के लिए है। महिलाओं के लिए सुविधा दी है। अब कहना और करना, आप ये देख सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कोई कार्य ना करती तो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर भारत कैसे आता है? रोहतक के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने विधानसभा चुनाव के लिए ठोका दाव। कहा कि पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देगी तो वह उसके लिए तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला संगठन करेगा। जो भी व्यक्ति कमल का निशान लेकर आएगा, हम उसके साथ रहेंगे। मंत्री तो प्रधान सेवक हमारे हैं ही, चेहरा तो उनका भी रहेगा। जो हमारे सीनियर लीडर है तो उनके चेहरे तो हमेशा रहेंगे। चाहे हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी हमेशा आपके सामने चेहरे रहेंगे। जितने हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनके चेहरे भी आपके सामने रहेंगे। प्रोटोकॉल तो नीचे से लेके पंच से लेके प्रधान सेवक तक का एक ही प्रोटोकॉल रहता है कि हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ना कि हम संगठनात्मक किसी डेफिनेशन के तहत काम करते हैं। हम लोग, मैं सीनियर डिप्टी मेयर भी रहा, मेरे साथ मेयर साहब भी रहे, और जितने भी कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया वो समाज की सेवा के रूप में काम करते हैं। डेफिनेशन तो हमेशा बदलते रहते हैं। डेफिनेशन कभी कोई पद मिलता है। अब मुझे जैसे संगठन ने जिम्मेवारी दी, मन के बात का पूरे जिले का संयोजक बनाया, तो ये संगठनात्मक क्रिया चलती रहती है। किसी को किस पद पे, किस लेवल पे, किस सिस्टम के तहत कब और कहाँ यूज करना है, ये पार्टी के संगठन के जो बड़े कार्यकर्ता बैठे हैं, जिन्होंने आज 40 साल 50 साल संगठन की सेवा की है, जिन्होंने काम किया है संगठन के साथ, ये उनका निर्णय होता है। संगठन का पूरा पैनल बैठता है, संगठन मंत्री तय करते हैं कि इस व्यक्ति की क्या विशेषता है और उसको कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघर्ष समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर कहा कि इस बजट में महिला मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। वहीं जो सरकार ने 300 रुपए सालाना गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात की है, यह सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीद था, लेकिन जो बजट पेश किया गया है उससे काफी निराशा है। देखिए, महिलाएं ये सोच रही थी कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे। इसी तरह से जो राशन के डिपो के जो दाम है वो कम होंगे, और नरेगा में जो काम मिला है उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से अपना ज्ञापन दिया था मैडम वित्त मंत्री को पहले ही कि ये अपेक्षाएं हमारी है बजट से, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो बजट जो है वो निराश करने वाला है। भले ही मैडम निर्मला सीतारमण कह रही है कि महंगाई कम हुई है पिछले दिनों देश के अंदर, हम उनसे उस बाजार का पता मांगना चाहते हैं जहाँ पे सस्ती चीजें मिलती हो। हमारे यहाँ पे तो दुकान पे जाओ तो वहाँ पे ठगे रह जाते हैं, रेहड़ी पे जाओ तो ठगे रह जाते हैं, क्योंकि रेट इतने ज्यादा हैं। दूध के देख लो, लस्सी तक का जो पैकेट है वो 15 रुपए का आता है यहाँ पे। पानी की बोतल के इतने महंगे दाम है। तो ये सारा जो बजट में हमने ये सोचा था कि अभी सरकार जो है ये रसोई जो चलाने वाली महिलाएं हैं ना, उनको जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से कोई भी राहत नहीं दी गई।
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारी को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, हमारी जो राष्ट्रीय डेलीगेशन है वो पीछे पूर्व में लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री जी से मिला था और उनको आने वाली व्यापारी वर्ग की, मैं क्योंकि व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व करता हूँ और विशेष तौर पे खुदरा व्यापारी और मध्यम वर्ग व्यापारियों के लिए, उसके लिए हमने काफ़ी सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री जी को भी और लोकसभा स्पीकर को भी हमने दिए थे। परंतु आज जब हमने ये बजट हमने टीवी पे सुन रहा था तो इन दोनों वर्गों को बड़ी भारी निराशा हाथ लगी। देखिए, सरकार तो हर बार कहती है, आप ये देख लीजिए कि आज व्यापार और व्यापारी बिल्कुल मंदी का घोर दौर चल रहा है और जीएसटी का कलेक्शन जो सरकार दिखा रही है वो टैक्स जो है छोटा व्यापारी ही भर रहा है, परंतु उसकी जो कमाई है, जो उसका गले का कैश है, वो निरंतर कम हो रहा है। और आप जितने लोन की एक जो कर्जे जो व्यापारियों ने अब जितना अब उठाया है उसकी कोई सीमा नहीं है और व्यापारी दिन पर दिन अपने कर्जे के बोझ के नीचे दब रहा है। वो भी कोई विशेष आपके सामने कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल इन्होंने कोई दिया और टैक्स में कुछ भी तो नहीं है। मैं आपको ये आंकड़ा पेश करता हूँ कि जो 2023 में जीडीपी के आंकड़े बता रहे थे चौथी तिमाही में, इसकी खपत दर में 4% से भी नीचे गई है। किसान नेताओं ने बजट को बताया निराशाजनक। बोले किसानों के हित में नहीं है बजट। किसानों की जो मुख्य मांगे थी उस पर नहीं बोले एक भी शब्द। एमएसपी और कर्जा मुक्ति को लेकर बजट में कुछ भी नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है बजट को जो है बिल्कुल निराशाजनक मानते हैं। हमें उम्मीद ये थी कि सरकार ने जो आंप रही थी कि हम जो है दस्तक करके दिए थे, बाकायदा सरकार ने पेट के ऊपर जब आंदोलन था 2021 का कि हम लागू करेंगे, और हमारी उम्मीद भी यही थी, मांग भी यही थी कि जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सिफारिश करी थी C+2 की, उसमें लागत के 50% किसान को जोड़ के दिया था और किसान की कर्जा मुक्ति हो, किसान की कर्जा मुक्ति कर कर दोबारा से मतलब उसमें इसकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जा तो वो जो है फिर दोबारा से किसान का कर्जा नहीं होगा ना, तो बार बार कर्जे से कारीदागिरी करते हैं, इसका कोई लाभ किसान को नहीं मिल रहा। उम्मीद बहुत थी हमें इस बजट से, लेकिन पूरी तरह किसान जो है ना निराश, इससे निराशा ही हाथ लगी है। सरकार फेंक आके मतलब जो है, बल्कि जो हो रही इसमें है कि और महंगाई बढ़ेगी, खेती की जो लागत है पूरी तरह उम्मीद थी, क्योंकि जो सरकार ने बता भी दिया था कि इनकी नीतियां पे हम नाराज हैं। 400 पार का जो ये कह रहे थे, जो 240 पर है, ये किसानों की मजदूरों की नाराजगी थी। रोहतक में नगर पालिका कर्मचारी संघ की हुई महत्वपूर्ण बैठक। जिला प्रधान संजय बिडलान ने की अध्यक्षता। बैठक में नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक के तमाम पदाधिकारी रहे उपस्थित। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने बताया कि संघ द्वारा नगर निगम रोहतक को कई बार दिया जा चुका है मांग पत्र। निगम आयुक्त द्वारा बैठक में भी बुलाया गया, मांगों पर चर्चा कर सहमति बनी, परंतु उसे लागू नहीं किया गया। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। वहीं बैठक में आगामी रणनीति को लेकर सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर मांगे नहीं मानी जाती है तो होगी हड़ताल की घोषणा। काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश के सभी सरकारी नर्सिंग स्टाफ। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सिंग कैडर पिछले कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रही हैं। ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा के सभी जिला प्रधानों ने विचार विमर्श कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 28 जुलाई को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि नर्सिंग स्टाफ 7200 रुपए की नर्सिंग अलाउंस की मांग कर रहे हैं। साथ ही ग्रुप सी से ग्रुप बी में शामिल किया जाए। आज पूरे प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में आज ब्लैक
बैज लगाकर नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट किया। सर, मेरा नाम संतोष सहलावत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नर्सिंग ऑल नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। और ये हमारी काफ़ी लंबी समय से 7200 नर्सिंग अलाउंस की डिमांड चल रही है और हमारे कैडर में ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने की डिमांड है। और ये हमारी मतलब मीटिंग 29 जनवरी को 2024 को एचएम साहब के साथ सरकार के साथ मीटिंग भी हो गई थी। उस मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मिल चुकी थी हमें, फिर भी वो फाइल ऐसे के ऐसे रखी रही। उसके बाद हमने अभी दोबारा ज्ञापन दिया एचएम सर को, डॉक्टर कमल गुप्ता को, और डीजी सर को, रणदीप पूनिया को। तो उन्होंने कहा हम सरकार से आपकी मीटिंग दिलवाते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो 1 हफ्ते के बाद हमारा 17/7 को एचएम साहब के पीए का फोन आया, अब भी आप हिसार में आके हमें मिलिए। तो हम पूरी स्टेट बॉडी वहाँ पे गए तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया हमारे को, एचएम साहब ने, डॉक्टर कमल गुप्ता ने। तो वहीं से बाहर आने के बाद हमने अपनी मतलब कार्यकारिणी की सदस्य से मीटिंग की और वो मीटिंग करने के बाद हमारी पूरे नर्सिंग कैडर में, हरियाणा के पूरे नर्सिंग कैडर में भारी रोष है 7200 नर्सिंग अलाउंस का और ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के लिए। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगे सर, अगर सरकार अब ब्लैक बैच से भी मांग पूरी नहीं करती तो हमारा 28 तारीख को, इसी 28 को 2024 में 7 को हमारा मतलब सीएम सिटी करनाल में सीएम हाउस का घेराव है पूरे हरियाणा की नर्सिंग कैडर। तो ऐसे में काम प्रभावित हो जाए? नहीं, हम जनहित को देखते हुए तीनों शिफ्टों में एक नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पे रहेगा। जनवादी महिला संघर्ष समिति ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए में कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा तथा यह मांग रखी कि सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए, जो कि बहुत ही लचर स्थिति में है। सरकारी अस्पताल व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें काम नहीं कर रही तो कहीं पर महीनों लग जाते हैं बारी आने में। इसके अलावा अधिकतर दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है। ऐसे में गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो गया है। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में मनाई बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती। छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक में आज रेड क्रॉस एवं एनसीसी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की गई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने कहा कि दोनों स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान रहा। आज हमें उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके विचारों का अनुकरण करना चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड और डीपीडीओ रोहतक के कार्यालय प्रांगण में किया वृक्षारोपण। पेड़ पौधे मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन का आधार होते हैं, सब आओ अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, बोले विंग कमांडर गौरिका सुहाग। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ पर्यावरण और प्रकृति बचाओ मुहिम के तहत 23 जुलाई मंगलवार को रोहतक के जिला सैनिक बोर्ड और डीपीडीओ कार्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण करते समय जिला सैनिक बोर्ड सचिव गौरिका सुहाग ने बताया कि पेड़ पौधे सभी जीव जंतुओं और मानव के जीवन का आधार होते हैं। पेड़ पौधे जहां पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, वहीं मनुष्य को फल फूल और अन्य बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।